हेलो एवरीवन, ये रहा हमारे जेमेंस का एक और क्वेश्चन जिसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1 में अर्गिनाइन और ट्रिप्टोफान ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्लाइसाइन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये दोनों जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है, हम एनसीईआरटी में भी देखेंगे लाइव। ठीक है, दूसरा हमारा ग्लाइसाइन वो जो कह रहा है कि वो जो है कायरल कार्बन नहीं रखता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे पास दोनों हाइड्रोजन सेम ही आ जाते हैं सेम पोजीशन पे, इसकी वजह से ये जो है कायरल कार्बन नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अपने, तो जब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे आते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है अमीनो एसिड के ये जो है नेचुरल अमीनो एसिड है, जिसमें कि अगर आर की जगह हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है वो उसको रखना है। तो जैसे हम एच रखेंगे यहाँ पे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, इसलिए ये इसके पास कायरल कार्बन नहीं होंगे। तो पहला सेकंड स्टेज में तो ग्लाइसाइन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा कि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन स्टेटमेंट 1 की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे अर्गिनाइन के बारे में पूछा था। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्क लगा हुआ है, ये जो भी है स्टार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये एसेंशियल एसिड है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप जब देखोगे हमारे पास 18 नंबर ट्रिप्टोफान ये जो है, ये दोनों जो है इसके पास जो है स्टार लगा हुआ है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर सही था दोनों स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप क्लियरली देख पा रहे हो, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट पूछा गया है कि MnO2 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोनेट होके कौन सा रिएक्शन या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के हम जब एनसीईआरटी के इस वाले लाइन पे जब आते हैं, ये हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर है, जिसमें अगर हम पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर पे आते हैं, हाँ यहाँ पे एक सेकंड, ये पेज नंबर यहाँ पे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 2 माइनस को अगर हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में, एक सेकंड में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा एसिडिक मीडियम में, जब हम एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो ये जो है MnO4 माइनस बनाता है, जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और MnO2 बनाता है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोनेंट रिएक्शन इस ये वाला रिएक्शन देता है। तो हमारे इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा MnO2 और साथ ही साथ MnO4 माइनस, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सो हेलो एवरीवन, ये रहा हमारा जेमेंस का एक और क्वेश्चन जिसमें कि कहता है कि व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्रॉपर्टीज। सो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी का देखोगे तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है ना। क्यों क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे साइज मैटर कर जाता है। साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। सो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन का नहीं फ्लोरीन का ज्यादा होता है, ये इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। अब ऑप्शन बी के आते हैं, तो ये जो है K2O Na2O और Al2O3 में बेसिक नेचर पूछ रहा है। तो ये हम सभी जानते हैं कि K2O का बेसिक नेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Na2O, ठीक है ना। सिमिलरली अगर Na2O की और Al2O3 की हम बात करें तो वहाँ पे Na2O की ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू Al2O3, बिकॉज सेम पीरियड में है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम जानते हैं बेसिक नेचर घटते जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी तो सही हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ये भी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। लेकिन यहाँ पे आप जब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में देखोगे तो ये पीरियड नंबर 2 की बात है और ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है। तो ऐसे, और ये पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे तो पोटेशियम और सोडियम सही है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए था। तो आंसर क्या होना चाहिए था, अगर सही होने पर पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए था, फिर मैग्नीशियम होना, सॉरी, पोटेशियम के बाद सोडियम होना चाहिए था, फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होना चाहिए था। ये करेक्ट ऑर्डर है, पर यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम पहले आ जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों का ऑप्शन रॉन्ग है और बी इज द करेक्ट ओनली है। सो बी इज इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सो हेलो एवरीवन, ये जो है एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जेमेंस का आज के क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्यू टू इन सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास कायरल कार्बन तो नहीं है, पहली बात। तो जब ऐसे ही नहीं आएगा तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे स्टेटमेंट 2 में, तो वहां पे आप देखेंगे प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बात कर रहा है। तो प्रोपेनल जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रोपेनॉन जो है एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन हम जानते हैं कि ये जो है कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये दोनों पक्का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है ना। चलो अब आगे बात करेंगे पेंटीन और 2 डाइमिथाइल
प्रोपेनॉन की। तो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल पेंटेन एक हमारे पास, ये अगर आप पेंटेन की स्ट्रक्चर देखोगे तो पेंटेन का ये है, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की, तो प्रोपेन का मतलब 3 होता है और 2 डाइमिथाइल मतलब कि एक और एक कार्बन ऐसे लगे होंगे, तो ये न्यू पेंटेन भी हम इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ये दोनों जब क्लियरली देख पा रहे हो तो फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या है, एक चेन आइसोमरिज्म है, तो ये जो है चेन आइसोमरिज्म दोनों है। तो ये स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है, आई मीन बी और सी जो है केवल सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में एवरीवन, सो दैट इज द इट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर एंड क्लास 12 का। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 1 ग्राम Eb2 कोई सॉल्यूट है जिसकी 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, जो कि जिससे हमारे पास डेल्टा टी आ जाता है 0.689। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और सॉल्वेंट है जिसका 1.1 ग्राम जो है Ab डिसॉल्व इनटू द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट कहने का मतलब अगेन 50 ग्राम हमें इस पास सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास 1.176 है। और इसके बाद इसीलिए इसके बाद हमें क्या पूछ रहा था, फाइंड द मोलर मास ऑफ Ab2। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना हुआ है, सॉल्यूट जो है 1 ग्राम है। ठीक है, तो हम पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता क्या, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। और हमें पास यहाँ पे के एफ दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5, के एफ इज इक्वल टू 5 किलो जूल, 5 के किलो जूल, किलो जो भी है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है वैल्यू। तो हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम मोलैलिटी निकालें, मोलैलिटी, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ M1 मान लेते हैं Ab2 का, डिवाइडेड बाय 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसे केजी में कन्वर्ट करना होता है, मोलैलिटी का सबसे बेसिक रूल्स होता है, तो ये आप जानते हो। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 20 बाई M1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले में जब पुट कर देते हैं, डेल्टा टी एफ हमारे पास 0.678 और क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड, 0.89 दिया हुआ था, 0.689। ठीक है, तो ये 89 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ जो है के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो के एफ कितना हुआ दिया हुआ है 5 दिया हुआ वैल्यू, और यहाँ पे मोलैलिटी मोलैलिटी कितना आया था 20 बाई M1। तो ये M1 ही हमारा पूछ रहा है मास ऑफ मोलर मास ऑफ द Ab2, और Ab2 के मोलर मास के लिए हम लोग क्या लिया है, हमने लिया है M1। ठीक है, तो जब अब इस कैलकुलेशन को पूरा करेंगे तो M1 डिवाइडेड बाई M1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.689 करते हैं, तो ये कुछ आ जाता है 145 के अराउंड। वन सेकेंड, मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहीं पे, कैलकुलेटर, तो ये हम 100 डिवाइडेड बाय 0.689, तो ये कुछ आ जाता है 145 पॉइंट। ठीक है, 145 पॉइंट कितना आ रहा है 13। तो ये सिंस नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम ले लेंगे 145। ठीक है, यही था, बहुत ही इजी सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर से। पेपर में एक और भी केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि विच कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। तो इसको पैरामैग्नेटिक देखने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज पैरामैग्नेटिक उसमें होता है जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, उसको पेयरिंग कर देते हैं। तो वीक फील्ड जो है वो बेटर सुटेबल है पैरामैग्नेटिक के लिए। तो हम लोग फटाफट चलते हैं, ये दोनों केवल सी और डी में हमें केवल दिख रहे हैं कि जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो उसमें हम क्या करेंगे, NiCl4 माइनस 2 माइनस, ये एक है, और एक हमारे पास कोबाल्ट का है। तो कोबाल्ट के केस में जो है, कोबाल्ट के केस में अगर H2O रहे या फिर एक और EXOX था, ठीक है, ऑक्सिलेट वाले, तो उस केस में ये दोनों है जो है, ये जो है +3 की कंडीशन में, और अगर CO+3 है और उसके बाद ही उसके सराउंडिंग लिगेंड जो है H2 है, तो उस केस में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है और यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये जो है पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक नहीं शो करता है, डायमैग्नेटिक शो करने लगता है। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो डी और सी में अगर डी गलत हो गया तो सी ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है, इसमें यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो फिर हमारे पास पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और इसके पास एक हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होगा अनपेयर्ड होगा, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक शो कर पाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद द दिस मच ऑक्सीजन इन द क्लोज U2 undergoes the complete combustion after cooling at the 273 Kelvin. Residue gas is remaining this much. Okay. फिर कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद द KOH द वॉल्यूम डिक्रीजेस फाइनली दिस मच। सो पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही मेथड। हम CXHY एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जिसको X + Y/4, ये आई होप सबको याद होगा। इस तरीके से हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं,
जिसमें कि कंप्लीट कंबशन के बाद जो है हमारा एक CO2 और YH2 प्रोड्यूस होता है, ये सबको याद होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली जो है, इनिशियली हमारे पास 80 ml जो है हाइड्रोकार्बन था और 264 ml जो है वो ऑक्सीजन था। जब रिएक्शन हो गया तो रेसिड्यू के फॉर्म में जो है हमारे पास 224 ml बच गया। ठीक है, तो ये जो रेसिड्यू के फॉर्म में हमारे पास 224 ml बचा है, इसमें हमारे पास CO2 जो अभी बना है के रिएक्शन के बाद, और जो O2 जो अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड पार्ट वो भी है इसमें शामिल, अनरिएक्टेड। ठीक है, तो अब कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि जब हम इस वाले सॉल्यूशन को KOH से पास करवाते हैं तो KOH क्या होता है, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनल सॉल्यूशन 64 बच रहा है। तो हमारे पास CO2 कितना हो, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, CO2 का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 224 माइनस ये हमारे पास 64, तो ये आ जाएगा कुछ 160 ml। ठीक है, तो ये हमारा CO2 इतना बना है, और वही हमारा O2 कितना बच गया है, तो इस वाले में से 160 जो है 160 ml जो है CO2 बना है, तो O2 कितना है, O2 हमारे पास 64 यहाँ पे अनरिएक्टेड फॉर्म में है, अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हमारा टोटल O2 कंज्यूम कितना हुआ है फाइनली रिएक्शन में, तो हम लोग निकाल लेंगे 264 माइनस 64, तो ये कुछ आ रहा है 200 ml। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही हम जानते हैं 1 मोल से कितना हो रहा था, x प्लस वाई बाई 4 जो है इतना O2 कंज्यूम होता है, और एक मोल सी एक्स हाइड्रोकार्बन से हमारे पास x मोल ऑफ CO2 बनता है। तो हमारे पास अब वही जस्ट एक सिंपल रेशियो निकाल लो। ठीक है ना, तो एक हाइड्रोकार्बन के लिए CXHY, फिर हम लोग निकाल लेंगे O2 का, फिर हम लोग निकाल लेंगे CO2 का। तो 80, ये जो है 80 ml था, ये कंज्यूम होके कितना बना रहा है 200 ml, 200 ml कंज्यूम हो रहा है टोटल, और ये बन रहा है 160। तो ये जब आप रेशियो लोगे तो ये कुछ आ जाएगा 1:2.5:2। तो यहाँ से आप देखो, एक मोल एक मोल CXHY के लिए, यानी एक मोल हाइड्रोकार्बन के लिए 2 मोल्स हमें जो है CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से अभी इजीली निकाल लेंगे। वही अब हम देखिए हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के लिए, तो हमें x प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2.5, यही है ना। तो ये जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 है। तो यहाँ से हम वाई जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 2, ये भी आ गया 2। तो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का C2H2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये देखो, ये ऑप्शन, ओके, यहाँ पे कोई ऑप्शन C2H2 था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C2H2। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, ये जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का है, 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें एक क्वेश्चन कहता है कि NaCl जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके K2Cr2O7 भी है जो प्रोडक्ट बनाता है। अब ये इनमें से ऑप्शन को क्रैक करना है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इनमें से जो है प्रोडक्ट बनाता है कि CrO2Cl2, और साथ ही साथ इसमें जब आप CrO2Cl2 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ये CrO2 Cl2, ये Cl एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा। जब यहाँ से आप ये देखोगे, ये यहाँ पे -2 और -2 इन दोनों की वजह से आएगा, और यहाँ से -1 ये -1, तो यहाँ पे ये जो +2 इसकी वजह से आएगा, +2 इसकी वजह से, +1 तो यहाँ पे Cr का जो है +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा CrO2Cl2 में। ठीक है, तो ये एक इजी सा क्वेश्चन कह सकते हैं, डीएनए ब्लॉक का आया था, डीएनए ब्लॉक चैप्टर से है, जिसमें ठीक इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, लेकिन यहाँ पे कोई दिया नहीं था, तो इसलिए हमने इसे स्टीरियो आइसोमरिज्म में ला दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है जो कह रहा है कि डाइमिथाइल ईथर है और ब्यूटेनॉल है। तो ईथर और ब्यूटेनॉल, सॉरी, ईथर और ये जो हमारा अल्कोहल है, ये दोनों जो क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे फंक्शनल ग्रुप में मिला देते हैं। अब आता है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो पोजिशनल आइसोमरिज्म है डबल बॉन्ड का। अगर आप स्ट्रक्चर में देखना चाहो तो ये कुछ ऐसा है।
ठीक है, और दूसरा है कि जस्ट ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होके सेकंड वाले पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पोजिशनल आइसोमर। और जब आप देखोगे इन पेंटेन और आइसोपेंटेन का, तो ये तो चेन आइसोमरिज्म है, ये सबको पता है। आइसोपेंटेन आइसोपेंटेन ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये नॉर्मल पेंटेन का वो तो आप जानते ही हो, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमरिज्म, ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लगा। मेंस का 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये जो क्वेश्चन है, आप क्लियरली आप ये सारे जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है, तो एनसीईआरटी में इसका डेटा मेंशन है, पर कोई नहीं, हम डेटा के अनुसार नहीं, क्योंकि हम डेटा इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते, तो डेटा के अनुसार ना चलते हुए जस्ट एक कॉमन सा सेंस लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन सब में देखोगे तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इनका साइज कंपैरेटिवली लगभग लगभग आस-पास होंगे। लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सीएच बॉन्ड जो है इन सब बॉन्ड लेंथ में से सबसे कम होना चाहिए। ठीक है? पहला ऑप्शन तो आपके अनुसार इसके अनुसार देख लो। तो पहला और सी, ए और सी मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए और सी में। ठीक है? तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड से छोटा होगा और फिर सिंगल बॉन्ड से। तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड वाले का हो जाएगा सीओ। ठीक है? उसके बाद डबल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। मुझे लगता है ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आस और भी अदर ऐसे क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख कर भेज दीजिए। मेरे पास इतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है? 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें ये क्वेश्चन कहता है कि NaCl जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सॉरी K2Cr2O7 भी है जो प्रोडक्ट बनाता है। अब ये इनमें से ऑप्शन को क्रैक करना है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो इनमें से जो है प्रोडक्ट बनाता है कि CrO2Cl2, और साथ ही साथ इसमें जब आप CrO2Cl2 का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो ये रहा ये CrO2 Cl2, ये Cl एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा। जब यहाँ से आप ये देखोगे, ये यहाँ पे -2 और -2 इन दोनों की वजह से आएगा, और यहाँ से -1 ये -1, तो यहाँ पे ये जो +2 इसकी वजह से आएगा, +2 इसकी वजह से, +1 +1, तो यहाँ पे Cr का जो है +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा CrO2Cl2 में। ठीक है? तो ये एक ईज़ी सा क्वेश्चन कह सकते हैं, डीएनए ब्लॉक का आया था, डीएनए ब्लॉक चैप्टर से है जिसमें। ठीक।
वन ये हमारे जेई मेंस के 23 जनवरी का 2026 का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास m जो है उसका -1 कितने पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किस में कितने में जा सकते हैं तो n इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल n इज इक्वल टू 5 के लिए l इज इक्वल टू हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है l इज इक्वल टू 5 नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं n इज नॉट इक्वल टू l ठीक है हमेशा n जो होता है l जो होता है l जो होता है लेस देन n होता है ठीक है ये 0 से n के बीच में लाइज करता है 0 और n के बीच में ठीक है इसी तरीके से जब m का वैल्यू देखेंगे m जो है -1 कब हो सकता है m इज इक्वल टू -1 तो m इज इक्वल टू -1 वहां आएगा जहां पे l का वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो मतलब एक से ज्यादा हो l का वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे m का -1 आना तय है तो इन चार पॉसिबिलिटीज है जिससे हमारे पास आ जाएंगे चार ऑर्बिटल्स में और एक ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखता है टोटल तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन ए के लिए हो गया अब बी के लिए देखते हैं बी के लिए कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो यहाँ पे चार ऑर्बिटल किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है चार ऑर्बिटल दिया हुआ है हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हमें चारों ऑर्बिटल की जरूरत होती है और ये चारों नंबर दिया हुआ है तो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन का हो सकता है तो ये आप ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं 8 एंड 1 ए के लिए 8 और बी के लिए 1 सो 3 इज द करेक्ट आंसर माफ करिएगा थोड़ा ऑडियो थोड़ा खराब है गला बैठ गया सो हेलो एवरीवन एक और हमारे पास जे मेंस का क्वेश्चन 23 जनवरी का 23 जन ठीक है 2026 तो ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आप ये देख सकते हो एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है तो एनर्जी हमेशा जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नेगेटिव है यहाँ दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए ये प्लस प्लस है अब बात करते हैं ऑप्शन सेकंड की और थर्ड की तो ऑप्शन सेकंड में आप देखोगे तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन तो यहाँ पे जब सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालते हो तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो e जब आप निकालोगे E2 सेकंड एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर सो ये आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये ध्यान रखना है लेकिन हमारा एनर्जी जूल में दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या करते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसे जूल में कन्वर्ट कर देता है लेकिन अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5.4 के आसपास आएगा ठीक है ना एग्जैक्टली मैं बता दूंगा लेकिन ये कुछ ज्यादा आता है मैं देखा हूँ ठीक है तो ये ज्यादा आ जाता है लेकिन इतना नहीं आता है तो ये गलत है ऑप्शन अब हम बात करते हैं सेकंड में ठीक है ना ये एक्चुअली 10 टू द -19 भी आएगा लेकिन यहाँ पे 18 ही है तो चलो ये जो -0.5 के आसपास आएगा लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये मैच नहीं कर रहा अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे ऑप्शन नंबर थर्ड पे हमारे कहता है एक सेकेंड ऑप्शन नंबर थर्ड में पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस तो Li2 प्लस के लिए आप देखोगे तो E लिखोगे आप E इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड भी हमारे पास 3 है और एन भी हमारे पास थर्ड है तो 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगा ठीक है अब इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं तो -13.6 इंटू 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल तो ये आ जाता है कुछ ये जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है 21 पॉइंट
21.76। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली -21.76 आता है इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसे आप जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको जब ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे तो 1.768 इंटू 10 टू द पावर -18 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको 5 से बड़ा है तो इसको जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाता है, इसीलिए ये वाला आंसर सही है। सी थर्ड ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। थैंक यू। ऑडियो थोड़ा खराब था, माफ कीजिएगा। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास पूछा है नाइट्रेशन के लिए फास्टर कौन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये भी विथड्रॉइंग के रूप में काम करता है माइनस आई के जैसे। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के रूप में काम करेगा या प्लस आई के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है ये नाइट्रेशन के लिए फास्टर रेट दे देगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे देखोगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है या प्लस आई। तो यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए जो है NO2 का अटैचमेंट के लिए ये फास्टर रेट देगा एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि अदर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, और बहुत इजी था भी। सो हेलो एवरीवन, 23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। तो मैंने देखा है कि तीनों अभी तक के जनवरी के अटेम्प्ट जो हो रहे हैं 2026 के, हर एक पेपर में जो है आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आ ही रहा है। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल बढ़िया से पढ़ के जाना था, है ना। तो जब आप ध्यान से देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का हमने कल भी एक वीडियो में बताया था। कल भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछा था, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, कल भी हमने बताया था, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप जानते हो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड अगर बात हो रहा है तो हमेशा सही होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन आ जाता है, जहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। अगर हमारे पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उस वहाँ पे ये दोनों ये जो है एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, बाकी नॉर्मल ही रहता है। तो क्लोरीन, अब हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन के अनुसार। तो एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, क्लोरीन उसके बाद फास्फोरस के बाद सल्फर, देन क्लोरीन आता है। ये हमारा नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स है। ये 15 और ये 16, ये 17। लेकिन जब आप फास्फोरस को देखोगे तो क्या है, यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 और 3p2 सॉरी 3 याद आता है, जिसकी वजह से ये हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा, उसके बाद ये जंप करके यहाँ आ जाता है फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर होगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद तो फिर आप जानते ही हो एल्युमिनियम। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बनता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। हाँ, मुझे लगता है ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो आप। एक सेकंड, ये देखो, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, यस, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था आयनाइजेशन एनर्जी से। पीरियोडिक टेबल आप थोड़ा सा ध्यान से करके जाना, क्योंकि मुझे मुझे अभी तक के तीनों पेपर में देखा हूँ, तीनों पेपर में आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन है ही है। स्टेटमेंट के तौर पे हो कैसे भी हो, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट है, सब में आ रहा है। ओके, तो आप देख लेना एक बार। एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेन 23 जनवरी 2026 का। तो इसमें आप देखोगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिड्यूस करेगा। ये क्वेश्चन हमें कई बार पूछा गया है, तीनों पेपर में अभी तक देखा हूँ, कहीं न किसी फॉर्म में रिडक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इस वाले स्ट्रक्चर से जब SnHCl का रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप या फिर ओपन वाले CH3 को कुछ नहीं करेगा, बस ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यह क्या होगा, अब यह बी हो गया, ये हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। अब बी में क्या होगा, ये हमारे पास इस वाले रिएजेंट को जो है, जस्ट हम जानते हैं कि इस वाले रिएजेंट से हम क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं। ठीक है ना, ये ऐड हो जाएगा। पहले तो ये ऐड होगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले पे आएंगे। तो पहले का प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे NH रहेगा, इससे अटैच हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रोमाइड वाला रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Br2FeS2। लास्ट वाला में ये वाला हम H2O भी ले लेंगे। तो पहले वाले पे जब हम बात करेंगे, पहला स्टेप अगर कंप्लीट करें, तो एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा और बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ ये ऐसा बनाएगा, ये CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्रुप को कुछ नहीं करेगा, ये C डबल बॉन्ड O, मतलब ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और फिर ये CH3 बनाएगा। और ये ब्रोमीन जो है,
ब्रोमीन जो है ये कैसा था, ऐसा ऐसा, ठीक। तो यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा अगर ये इस वाले पे नाइट NS वो वाला अटैच है। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान से देखो, ठीक है। ओह, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। चलो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। CH3 यहाँ है, Br अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड हो CH3 है। अब इस वाले में क्या होगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अगेन ये कट के बाहर हो जाएगा और हमारे पास NH2 बच जाएगा। तो ये सब जानते हैं, ये वाला स्टेप तो सबको पता है, सबसे इजी स्टेप बन मतलब इजी समझने के लिए, ठीक है। ये Br हो जाएगा और यहाँ पे फिर से NH2 बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस हम लोग उसी के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूछा था कि इसका मास कितना है, क्वेश्चन तो यही था ना, मास, व्हाट द मास ऑफ द ग्राम प्रोडक्ट C। तो जब आप इसका प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 6 आयन, C6H3 प्लस एक CH3 का मास प्लस ब्रोमीन का मास प्लस हम NH3 का, सॉरी NH2 का। तो ये कुछ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 72 प्लस 3 यानी कि 75। 75 प्लस 15 जो हो जाएगा 90, 90 और 80 जो होगा 170, 170 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 186। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए था, अब सबको किया होगा जिसका ये प्रोडक्ट बनाने में इजी होगा। ओके, सो 186 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो हेलो एवरीवन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, पता नहीं ये इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि पता नहीं सच है या नहीं, मतलब ये करेक्ट क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सही क्वेश्चन है तो फिर ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो PDC है, ये हमारे पास कंट्रोल्ड वे में हमारा रिडक्शन करता है। ये अल्काइन को सीधे अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, अल्केन में नहीं, अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। ये भी अल्केन को सॉरी अल्काइन को अल्कीन में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएजेंट का ये जो है डायरेक्टली कन्वर्ट अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्यूटू आइन है, तो ये हमारे पास अगर हम इसका रिएक्शन H2PD से करवाते हैं, PDC से, तो ये कंट्रोल्ड वे में होता है और यहाँ पे C से एडिशन होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये ज्यादा दूर हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे C और यहाँ पे C। वहीं पे हमारे पास यहाँ पे जब आप देखोगे लिक्विड सोडियम लिक्विड NH3, तो ये जो है एंटी एडिशन होता है, सबको पता है। और एंटी एडिशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर हमारे पास ये C इधर रह जाएगा और ये C इधर। तो ये C और ट्रांस का हो रहा था, इसका एग्जैक्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं आया, तो माफ कीजिएगा, ठीक। अगर आपको पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है तो हमें लिख कर भेज दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए कि क्या आप क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
हेलो एवरीवन, ये आज हमारे 23 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है केमिस्ट्री का, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बार-बार आ रहा है। क्यूरियस मेथड से अभी तक के शिफ्ट में हम देख चुके हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो आ चुका है। तो क्यूरियस मेथड से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछा है, पहले वाले 21 जनवरी में हमें सल्फर का पूछा था। ठीक है, तो आप देख लो, मुझे हाँ, शायद सल्फर ही पूछा था। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ क्लोरीन कर देंगे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिवाइडेड बाय, ये टोटल वेट मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज हमें दे देगा, ये 100 है नोट। अच्छा ठीक है, आप समझ लो, ये 100 है। तो ये वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ AgCl अगर हमें मिल जाए तो उतना ही मोल्स ऑफ Cl का हो जाएगा। तो इसमें जस्ट वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से हम Cl का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Cl मिल जाएगा, कितना Cl है। इसी तरीके से तो फिर हमें क्या करना होगा, मोल्स ऑफ AgCl मल्टीप्लाइड बाय 35.5 करना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेट हमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.245, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फिर 100 करना होगा। अब हमें मोल्स ऑफ AgCl निकालना है, तो मोल्स ऑफ AgCl 0.5453, दिस इज द वेट, और AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल ले तो कितना हो जाएगा 108 प्लस 35.5, तो ये कुछ आ जाएगा 8 + 13, ये 143.5 के आसपास आ रहा है एवरीवन। सो इस वाले को जस्ट यही वाला डिवाइड कर, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 0.5453 divided by 143.5 multiplied by 35.5 multiplied by 100 divided by 0.245। हम इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, एक सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ये कुछ अप्रोक्सीमेट 55% आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सबने सॉल्व किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। चलो, तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है, जिसमें XeO2F2 दिया हुआ है। तो हमारे पास जानते हैं Xe जो होता है ज़ेनॉन, जिसके पास आउटरमोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो पहले हम डिनोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये हमारे पास 8 हो गए। 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हमने जोड़ दिए, ठीक है, इस तरीके से। और F2, तो ये देखो आप F2 इस तरीके से ऐड हो जाएगा, 1 एक F दूसरा F, ये देखो हमारे पास एक लोन पेयर बच गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता था, ठीक है, सीसॉ ज्योमेट्री हमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें सीसॉ ज्योमेट्री, क्योंकि ये लोन पेयर है। सीसॉ ज्योमेट्री में क्या होता है, कोई भी 180 नहीं होता है, 180 से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अप्रोक्स, अगर अप्रोक्स दिया था तो कह सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये ले सकते हैं। एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन है नहीं कि हम बता सकते हैं कि हाँ ये क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट देख लेना आप एक बार। ये जो अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, अगर ये शार्पली 180 रहता तो हम कह सकते हैं 180 नहीं है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो किसी के बताए हुए पे ही हमारे पास आया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, या ये तो सही है, फिर ये सही है। इट हैज सीसॉ शेप, ओके, ये भी सही है, ये दोनों सही है स्टेटमेंट। करेक्ट अगर पूछा होता तो फिर तो ये मल्टीपल चॉइस में, मतलब एक सिंगल करेक्ट का नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट पूछा था शायद। इनकरेक्ट अगर पूछेगा तो अप्रोक्सीमेट में लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इट हैज टेट्राहेड्रल शेप, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, है ना। तो हमारे पास अगर इनकरेक्ट पूछता है तो डी हो जाएगा, अगर सही पूछता है तो ABC हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप जो पेपर ओरिजिनली में देके आए हैं वही बता सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे थोड़ा कमेंट में बता देना, मैं इसको करेक्ट करके एक बार फिर से अपलोड करूंगा एक वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे और भी वीडियो देखिए, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेन के 23 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या था ये नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन हमें जस्ट स्टूडेंट के बताए गए अनुसार होता है। तो यहाँ पे आप देखो, निकल जो है CO हॉल 4, ये सबको पता होता है। यहाँ पे जो है सिंस Na जो है कोई प्लस में नहीं जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 3D8 और साथ ही साथ 4s2 भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पेयरिंग, सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयरिंग जो होता है केवल और केवल ये 4s2 का, ये 4s का भी जो होता है ये दोनों पेयरिंग में चले जाते हैं, और हमारे पास कंपाउंड जो बन जाता है
वहाँ पे बच जाता है केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज भी नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे कंपाउंड की ओर। तो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास NiCl4। तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन हमें देखना है तो हमें ज्यादातर ध्यान देनी चाहिए वीक फील्ड लिगेंड किसके पास है। तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस, जब आप निकल को देखोगे तो ये +2 में है, +2 में होगा तो ये 4s2 गायब हो जाएगा और ये केवल 3d8 बचेगा, 3d8 बचेगा। अब साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये क्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग करने में पेयरिंग नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो Ne इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इसमें आ जाएगा। अब तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, PtCl4। ये जब आप नीचे वाले कंपाउंड, मतलब इसके जो नाइट्रोजन की फैमिली होते हैं, नाइट्रोजन के फैमिली होते हैं, नाइट्रोजन PD एंड PT, ये जो है सिमिलर होते हैं। तो PtCl4 2 माइनस है, ये भी वैसे ही होगा। ये यहाँ पे जो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि निकल जो है वीक फील्ड लिगेंड काम करता है क्लोरीन, निकल के लिए क्लोरीन, लेकिन PT के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो है PT2 प्लस +2, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मेरी ऑडियो भी थोड़ी खराब है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे Ne इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और कंपाउंड है, कौन सा था, PtCnO4। ये तो ऑलरेडी है कि Cn जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये भी सबको पता है कि ये जो है यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, सबको लगता है कि Cl तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे PT है इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जब काम करेगा तो अगेन पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ +2 है इसलिए 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अब तो ये वही बता पाएंगे। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, मुझे लगता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन हाउ मेनी कंपाउंड पूछा होगा, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस। अगर ऐसा है तो केवल एक कॉम्प्लेक्स में पूछा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है टोटल, तो सम कर लो, 0 + 2 + 0 + 0, यानी कि टोटल 2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप उसके अनुसार सबका सम निकाल दो और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बता देना कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। ओके एवरीवन, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जी मीन्स का एक और हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 23 जनवरी का, इवनिंग शिफ्ट का। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मतलब सबको पता होता है कि यहाँ पे जो जेडन जो है हिट करना है, तो ये जो जेडन है दोनों BR को उड़ा कर लेकर जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो मैं फट से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे ऐसे है हमारे पास ये जेडन, ये हमारे पास BR दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये BR जब हट जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलो मैं फाइनल बना देता हूँ। तो ये हमारे पास E बन गया। अब ये जो है HBr के साथ रिएक्शन करेगा। ओ हो, ये सबको पता होता है, ये रिएजेंट के बारे में जैसे ही आता है तो ये कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। कार्बोकेटायन ये जो है डबल बॉन्ड जो है इसके साथ अटैच होगा और यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हमारे पास सेम है तो हम जो है किसी एक तरफ आप कार्बोकेटायन बना लो, दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। अगर सोचने वाली बात होती तो कर सकते थे, आप यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बना लो या फिर यहाँ पे भी, लेकिन एक ही तरफ बनाना है। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। फिर से हम जानते हैं कि HBr के केस में ये क्या होगा, यहाँ पे सिंस H2O2 नहीं दिया है तो यहाँ पे हम जो है रीअरेंजमेंट की ओर जाएंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है कार्बोकेटायन, यहाँ पे 2 ही हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर कंजुगेशन या फिर हाँ, हाइपर कंजुगेशन 3 ही हो रहे हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री भी आप कह सकते हो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो यहाँ पे आते के साथ जो है, ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा था, तो ये जो है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो है Br- अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया और ये, ठीक है। आई होप कि आप ये थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर उल्टा कर दिया, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये आंसर होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, ब्रोमीन जरूर अटैच होगा। HBr है हमारे पास एवरीवन, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने हाँ ठीक है, कोई नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे पास है, यस
3 दिख रहा है हमें ऑप्शन एवरीवन, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक का सबसे मतलब सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर ये अल्काइल हैलाइड में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसका भी करेक्ट हुआ कांग्रेचुलेशन, आप 4 नंबर बहुत इजीली ग्रैब कर लियो, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है। इसमें तो आइडल फॉर्म के लिए पूछ लिया गया है। तो आइडल फॉर्म के लिए सबसे जो है, मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। हम लोग जो है आइडल फॉर्म के लिए 2 ही कंडीशन देखते हैं, एक या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या तो फिर ये वाला ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, CHOH और CH3 इस फॉर्म में। ये दोनों अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए और बगल में इधर कुछ भी हो, हम आइडोफॉर्म वो टेस्ट दे देगा। अब ये देखना है कि ये दोनों कहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में देखो तो ये C डबल बॉन्ड O तो है, पर इधर में हमारे पास OH है, पर ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये इधर वाला पार्ट चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्ट अटैच्ड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं तो हमें दिखाई दे देता है कि हाँ, ये कुछ इस टाइप का ही है। इधर में H है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सच में H है? हाँ, बिल्कुल है। तो ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, और ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि ये सबको करेक्ट किया होगा, सबने करेक्ट किया होगा। और ये क्वेश्चन देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मतलब इतना ईज़ी सवाल आया, तो सबने 4 नंबर तो ऐसे ही गेन कर लिया। वन जेईई मेंस का एक और हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही ईज़ी दिख रहा है। और इस क्वेश्चन को देखकर तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट ने इसको करेक्ट किया होगा, और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, और हो भी क्यों ना। इतना ईज़ी क्वेश्चन एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा ईज़ी क्वेश्चन है। ए जो है हमारे पास है CH3+ और दूसरा बी है हमारे पास C+ और CH3 ठीक है। ये तो हम लोग पहले चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, जीओसी में ही सबने पढ़ लिया होता है। बी इज मोर स्टेबल देन ए, इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, सही बात है, बी जो है ज्यादा स्टेबल है। इसमें तो आंख मूंद कर भी हम कह सकते हैं कि अच्छा, कंसिडर द इंटरमीडिएट, ओके, ए तो सही है। ए इज मोर स्टेबल, ये तो गलत बात हो गई, ये तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू रेजोनेंस, नहीं, ये भी गलत है, रेजोनेंस की वजह से नहीं। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कह सकते हैं, प्लस ई भी कह सकते, आई भी कह सकते हैं, लेकिन ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई। केवल एक ही हमें सही दिख रहा है, और अगर ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है आपको तो बता दो, लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन है जेईई मेंस में, तो जिसने भी ये क्वेश्चन देखा होगा, 1 सेकंड के लिए तो पूरा खुशी से नाच लिया होगा। भले ही फिजिकली नाचा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मतलब मन में लड्डू फूट रहे होंगे, यार क्या ही, +4 तो एकदम फ्री में मिल गया। तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया है, जिसमें कि K2CR2 को बोल रहा है कि एसिडिफाइड Ki से हमारे पास अगर रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप एनसीईआरटी का फॉलो करते हो तो आप डीएनए ब्लॉक बहुत ही इजी, और ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसके साथ इमिन इमिन का भी जो है वो, ये दोनों काफी पॉपुलर रिएक्शन है। तो मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के लेकर चलता हूँ, वहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये रहा हमारे पास एनसीईआरटी, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड हाइलाइटर ले लेता हूँ, ताकि आपको इजीली हाइलाइट करके दिखा सकूँ। ये देखो आप, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यूज्ड प्राइमरीली स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्री इन एसिडिक सॉल्यूशन, इट ऑक्सीडाइज, इस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। यहाँ पे देखो, ये जो है एसिडिक मीडियम में जो है Cr3+ में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, acidified dichromate will oxidize iodide to iodine, ठीक है। वहां पे आयोडाइड को है आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये क्लियरली यहाँ पे से देख पा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा +3, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप एनसीईआरटी कर रहे थे तो। अगर एनसीईआरटी आप नहीं कर रहे थे और एनसीईआरटी के इन वाले रिएक्शंस को अगर आपने देख के नहीं किया था, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता फिर, है ना। तो मुझे लगता है सबने किया होगा। और ये जो क्वेश्चन है सिमिलरली पीले 21 जनवरी का जो पेपर है उससे एकदम सिमिलर सिमिलर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 21 में अगर आप 21 और 23 का इवनिंग शिफ्ट और 21 का मॉर्निंग शिफ्ट अगर आप जब कंपेयर करोगे तो देखोगे सिमिलर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट डे यानी कि 24 जनवरी को आप पेपर देने वाले हो, तो एक बार आप ध्यान से देख लेना 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट, कुछ भी ध्यान से देख लेना। मैंने वीडियो अपलोड किया, लेकिन इवनिंग शिफ्ट का मेरे पास कम ही वीडियोस है। ओके, थैंक यू।
वन जे मीन्स का एक और हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि टू मेटल विद द वर्क फंक्शन इज रेशियो 1:2 और एक्सपोजर विद द फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द KEA और KEB इज द 2.6 दिस मच रेशियो एंड 5A 5B का हमें वैल्यू बताना था। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हिंदी वाला क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। तो या फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये 5A और 5B का रेशियो दिया हुआ है, 5A एंड 5B इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली हमारे पास के ई ए डिवाइडेड बाई के ई बी दिया हुआ है जो कि है 2.642 डिवाइडेड बाई 1। तो हमें एनर्जी दिया हुआ है ई इज इक्वल टू हम जानते हैं 5 प्लस के ई मैक्स होता है। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये के ई मैक्स भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये जानते हैं, हर कोई जानता है। चलो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5 हमारे पास, अगर मैं 5A ले रहा हूँ तो 5A यहाँ पे आ जाएगा और के ए हो जाएगा वो 2.642 KeB के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर से हो जाएगा, 5B जो है ये हो जाएगा 2 5A के बराबर, प्लस में हमारे पास हो जाएगा KeB। KeB के लिए हम KeB ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर नेगेटिव कर दो, तो ये देखो ये हट जाएगा, ये -2 5AB 0 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -5A इज इक्वल टू प्लस हमारे पास हो जाएगा 1.642 KeB। ओके, तो हमारे पास उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से हम 5A को इधर कर लेते हैं, 5A इज इक्वल टू हो जाएगा 1.642 KeB। तो हमारे पास अब KeB के लिए एक रिलेशन आ गया। तो इस वाले वैल्यू को जो है हम जस्ट किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये फर्स्ट और ये थर्ड, सेकेंड और ये फर्स्ट, तो क्या है वैल्यू मिल जाएगा हमें, देखते हैं। तो 5A का वैल्यू हम 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.642 KeB प्लस KeB, इतना वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.284 प्लस 1 इंटू KeB, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास KeB का वैल्यू निकल गया। तो KeB जो है वो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 4.284। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, आगे फर्दर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास KeB का वैल्यू आ जाएगा, एक सेकंड में थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से कि कितना वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट कितना है, 284 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.4, एग्जैक्टली 1.4 हम ले लेते हैं, ठीक है। 1.4 आ रहा है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अगर इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू 25A प्लस 1.4 KeB। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास जब डिक्रीज करेंगे तो 4.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5A मिल जाएगा। 5A कितना आ गया, 5A हमारे पास आ गया, 5A इज इक्वल टू आ जाएगा 2.3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एवरीवन। अब 5A आ गया तो 5B भी निकाल लेते हैं। 5A इज इक्वल टू हो जाता है 5A इज इक्वल टू 5B डिवाइडेड बाई 2, हम इक्वेशन से ये वाला ला रहे हैं, ठीक है। तो 5A हमारे पास कितना है 2.3, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हमें 5B मिल जाएगा। तो हमें 4.6, तो कई ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन का था तो सोच समझ कर करना था एवरीवन, चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 24 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि कह रहा है कि एनिलील जो है ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म X, जो कि हमारे पास 11 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सो परसेंटेज यील्ड का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। परसेंटेज यील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरीवन। सो एक्चुअल हमारे पास कितना मिल रहा है 11 ग्राम, सॉरी। सो यहाँ पे हम जब एनिलीन का फॉर्मूला देखते हैं तो ये एनिलीन है हमारे पास, ठीक है। ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कहने का मतलब ये है C++O, ठीक है ना, ये हॉल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, सबको पता है कि ये जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ पे NH रहेगा और साथ ही C++O CH2,
ठीक है। तो ये हमारे पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है 11 ग्राम, और ये हमें मिल रहा है ये हमें 9.3 ग्राम से। सो जब इसका गिवन वेट हमारे पास कितना आ जाएगा 9.3। सो इसका जब मोल निकालेंगे NH2 का, सॉरी दिस एनिलीन का, तो ये आ जाएगा 0.1, बिकॉज इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 93 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 135 आएगा। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन जस्ट निकाल के सी डबल ये वाला पार्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो ये इसका जब इसका क्या बोलते हैं ये तो एक्चुअल वैल्यू था, हमें थियोरेटिकल वैल्यू थियोरेटिकल प्रोडक्ट हमें मास निकालना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब मेथड क्या है। सो एक मोल से ए एक मोल बना रहा है, ठीक है, एक मोल से एक मोल ये बना रहा है, तो इसका पहले कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना मोल और कितना मतलब थियोरेटिकल बन रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय देयर कोफिशिएंट, ये मोल। अब ये मोल तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें वेट नहीं पता, तो चलो मैं वेट वाई और जस्ट एम मान लेता हूँ। ठीक है, चलो एम मान लिया मैंने इसका वेट का। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते ही है 135 डिवाइडेड बाय इसका रेशियो क्या है, कोफिशिएंट रेशियो इसका 1 है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो एम हमारे पास आ जाएगा जो कि कितना बना है वो, तो ये 13.5 हो जाएगा। तो थियोरेटिकल हमारे पास 13.5 आ गया, तो अब जस्ट परसेंटेज यील्ड निकाल लो। परसेंटेज यील्ड हो जाएगा 11 जो हमें एक्चुअल आया है, और थियोरेटिकल हमारे पास 13.5 है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मैं एक सेकंड कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 135 13.5 सॉरी 13.5, ये आता है 0.8148। सो ये 0.8148 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81.48% दिस मच आ रहा है एवरीवन। आई थिंक सबका करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेट के हम ये से कह सकते हैं। ठीक है ना, चलो अप्रोक्सीमेट नहीं ऐसे ही ले लो, अब जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आप देख लेना ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार ये था या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्या था ये आप देख लेना। ठीक है, सो इतना हमारे पास आंसर आ रहा है। एवरीवन, जेईई मेंस के 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि RMGX जो है रिएक्ट विद द CO2 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन एंड फॉर्म प्रोडक्ट व्हिच रिएक्ट विद दिस। अच्छा, ये हमारे पास एक लंबा सीरीज वाला रिएक्शन फिर से है। तो ऑर्गेनिक में ये सबको पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऑलमोस्ट इजी होती है अगर आपको रिएजेंट याद है। तो हमारे पास RMG है। ठीक है, एक सेकेंड में मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये RMG एक RMX है। ये जो है रिएक्शन करके CO2 के साथ रिएक्शन करके RCOOH बनाता है, RCOOH। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि हम इसका फर्दर रिएक्शन NH3 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें सबको पता है ये क्या हो जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड O एमाइड बना लेगा, NH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि NOCl, ओ हो ये NaOCl, ये क्या है, ये क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें डिग्रेडेशन में क्या होता है, ये वाला पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा, ये एमाइन बना लेगा RNH2। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अभी तक यहाँ तक तो इजी था। फिर क्या है, फर्दर रिएक्ट विद द CH, ओ भाई साहब CHCl3 और KOH, नहीं NaOH है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NaOH, ये जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एवरीवन। यहाँ से हम लोग ये बना देते हैं, साइनाइड बना देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, फर्दर हम इसका फिर से क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट RNC। ओके, स्टेटमेंट 1 तो यहाँ था यार, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। RN ट्रिपल, ओके, ये जो है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द RCOOH। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस हम कर ही लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, ओहो हो, गलती हो गई इस स्टेटमेंट में। गलती क्या हो गई, ये RNH2 बना लेता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है इस टाइप का हमारे पास ब्रेकिंग होता है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस जो होता है सबको ही पता है, सबको पता है ये बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCOOH बन जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन, क्लियर। तो ये बहुत ही इजी था, इजी कह सकते हो क्योंकि ऑर्गेनिक का इन जनरल ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बहुत इजी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। ये जो RCOOH ना बन के हमारे पास HCOOH बनेगा, जिसमें की है जो है हमारे पास स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, और यस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ये गलत हो गया। RCOOH हमें नहीं मिल रहा है, RNH2 मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी tripeptide are possible when the following 3 amino acid make tripeptide। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ग्लाइसाइन है, एलामाइन है और वेलिन है। तो हमारे पास G है, A है और V है। तो इससे बोल रहा है कि कितने पॉसिबल है, सबको पता है लिंकेज, अगर पेप्टाइड लिंकेज की बात हो रही है तो ये 2 लिंकेज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, GAV
फिर GVA भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A को आगे ला दो, फिर वहाँ पे GV कर दो, फिर A और GV की जगह यहाँ पे हम VGV कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाता है V को आगे ला दो और फिर AG हो जाएगा, V को आगे ला दो और GA हो जाएगा। तो ये पॉसिबल 6 पॉसिबिलिटी है एवरीवन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ट्राई, और ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन एवरीवन। हम सब जानते हैं जेईई मेंस का पेपर आप वापस देखोगे तो बहुत सारे इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पेप्टाइड लिंकेज तो सबका फेवरेट होता है, जिसने इजी कर लिया बहुत अच्छी बात है। ओके, हेलो एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये पेपर में पूछा गया है तो। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है जिसमें कि 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का है। अगर नहीं आया है तो बताओ, किसी ने कंफर्म करो कि ये आया है या नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर सेकेंडरी अल्कोहल पूछा है, ठीक है। तो ये तो एसिड है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये वाला तो मुझे है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होने वाले OH को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हमें दिख रहा है कि ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है 2। इसमें आप देखो, ये तो नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, ये हाँ, डी में ऑप्शन है, और फिर ऑप्शन ये नहीं है, डी भी नहीं है। इस वाले में देखो तो ये है। तो हमारे पास 3 सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये पेपर में आया था तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था एवरीवन, और मुझे लगता है इससे ईज़ी तो फिर है नहीं। ये हम जीओसी में ही पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले ही पढ़ रहे होते हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो कार्बन जो जानता है कि 2 डिग्री कार्बन के ऊपर अटैच्ड होने वाले OH को हम लोग सेकंड डिग्री अल्कोहल कहेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल उसी को कहते हैं भाई, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल तो ईज़िली यहाँ पे आसानी से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एसिड है, अल्कोहल, इसे समझने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और इधर देखो तो इसमें तो है ही नहीं 1 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों, ठीक है। सो ये जो है 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस 24 जनवरी का 24 जनवरी का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि पूछ रहा है कि विच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक। तो पहले हम देख लेते हैं, हम लोग जो है 14 तक के जानते हैं, 14 तक के इलेक्ट्रॉन वाले को हम लोग आज मैं ऐसे सबको याद रखवाता हूँ, ठीक है। 3 बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमारे पास 2.5 हो जाएगा, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, फिर उसके बाद अगर 18 है तो 1, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास O2 प्लस के पास जो है, O2 प्लस जो है, O2 प्लस ये 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। हमारे पास N2 माइनस है, इसके पास भी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 2.5। हमारे पास N2 2 माइनस है, N2 2 माइनस है, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 का होने का मतलब है 2 बॉन्ड ऑर्डर, और ये हमारे पास O2 माइनस है, तो इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 कहने का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर शुड बी द 1.5। सो आप देख पा रहे हो ये दोनों जो है क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इनका सेम है। अब पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे आप क्या कह दोगे, ये जो है पैरामैग्नेटिक्स है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ओह! ये पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम भी होना चाहिए और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये दोनों ही है केवल हमारे पास ऑप्शन में, ठीक है। तो O2 प्लस और N2 माइनस, O2 प्लस और N2 माइनस हमें बी दिख रहा है, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और ये दोनों के पास जो है 15-15 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक उसके बाद उसको क्यों कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन आया, जिसमें कह रहा है कि डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक से पूछा गया। कितनी बार ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक से हर पेपर में पूछा जा रहा है एवरीवन, और कोई ना कोई सारा क्वेश्चन जो है एमएन के आसपास से ये पूछा जा रहा है। KMnO4 के बारे में पूछा जा रहा है, K2MnO4, फिर उसके बाद CR K2Cr2O7, इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही पूछा है। ग्रुप नंबर 7, हम जानते हैं ग्रुप नंबर 7 क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज। जब आप देखोगे तो ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ पीरियड में आता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, ये देखिए सेवंथ में आता है, और इसका जो एलिमेंट है +6 ऑक्सीजन के साथ जो है, ये ऑक्सो आयन में जो है +6 के साथ ऑक्सो आयन जो है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये जो है मैग्नीज का आप देखोगे K2MnO4, K2MnO4, यहाँ पे जो है मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि 2 + x - 8 = 0। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो x = 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 + 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, और इसका जो कलर है बहुत ही फेमस है, जब सब कोई जानता है, ये जो है ग्रीन कलर शो करता है।
सो आई होप एवरीवन नो दिस आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। इस वाले क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट था, ग्रीन आंसर। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबको पता है। लेकिन जो इस वाले का गला नहीं जानते हो फिर तो गलती हो गई होगी, नहीं तो फिर कभी-कभी तुक्का भी लग जाती है। एवरीवन, 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, टू डिफरेंट एल्डिहाइड ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि among the benzaldehyde और acetophenone only acetophenone react with the semi-carbonyl। तो वन बाई वन देखते हैं। टू डिफरेंट एल्डिहाइड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट। ये सही हो जाता, लेकिन ऑलवेज कह दिया तो गलत है, क्योंकि हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन और कंडेंसेशन में क्रॉस भी बनते हैं, सेल्फ भी बनते हैं। तो दो तो सेल्फ हो गया, दो क्रॉस हो गए, लेकिन इसके साथ अल्कीन भी तो बनता है, तो अल्कीन को कौन कौन करेगा? अल्कीन इज ऑल्सो देयर, एवरीवन नोज दैट अल्कीन इज ऑल्सो देयर। अल्कीन भी बनता है, तो वो अल्कीन को यहाँ पे केवल काउंट नहीं किया गया है। तो अगर अल्कीन काउंट नहीं करेगा तो वो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, किसी को दर्जा ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया एवरीवन। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। अमंग द बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोल ओनली एसिटोफिनोल रिएक्ट विद द सेमी कार्बोजन। ये गलत बात है। ये कहता है हम दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि नहीं, तुम केवल एक ही के साथ करते हो। तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो है, एसिटोफिनोल केवल नहीं बल्कि दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर गेट रिएक्ट विद दिस सेमी कार्बोजन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाते हैं, और इससे आंसर कौन हो जाएगा? 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अरे नहीं भैया, दोनों इनकरेक्ट। ओके, सो दोनों इनकरेक्ट थे एवरीवन। 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं, इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ये कह रहा है कि सीओ ये जो है हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है सारे जो है कोबाल्ट यहाँ पे मेटल सेम है। सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोबाल्ट है वो, और वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की। तो ये हमें जस्ट ये देखना होगा कि फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी हमारे पास सब जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो इस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ही कम वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब करेगा वो। तो यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि किसका वेवलेंथ एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एक बात और फ़ेमस है कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम सेम है, तो हम लोग कैसे देखते हैं एनर्जी कैसे चेक करते हैं? तो हम लोग एनर्जी चेक करते हैं उसके सराउंडिंग लिगेंड से। अगर सराउंडिंग लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगा, फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सीएन जो है, सीएन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद H2O आता है, और उसके बाद अ, हमारे पास NH3 आता है, उसके बाद हमारे पास H2O आता है, फिर हमारे पास F आता है। तो अब देखो, ये हमारे पास A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। इस वाले को आप ध्यान से देखो, इस वाले को आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है? एनर्जी का ऑर्डर हमने बताया है, एनर्जी का ऑर्डर बताया है, और हमने बताया था कि एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो E = hc अपॉन लैम्ब्डा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, h से तो कांस्टेंट होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्ब्डा, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा भी कह सकते हैं। लैम्ब्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, तो यहाँ से हमारे वेवलेंथ का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो क्या हो जाएगा? डी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, डी जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जिसने भी करेक्ट किया है उसका आंसर करेक्ट था, और कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही इजी 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 क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन हम बार बार करते हैं, और बार बार कभी कभी भूल भी जाते हैं कि क्या करना है। लेकिन हाँ, जिसको भी स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेशन करके याद था कि लैम्ब्डा एब्जॉर्प्शन कितना होगा, वो तो बहुत ही इजीली करके आया होगा ये क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है एक्स और वाई आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 and S2 - 2s by acidified K2SO4, the value of x plus y is। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी हो तो आप एक बार देख लेना कि क्या पूछा था इसमें। मुझे जहाँ तक पता है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा था। तो ये क्वेश्चन जब मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी लेके चलता हूँ, ये बहुत ही मतलब एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से डी ब्लॉक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो मैं दिखाता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने देखा था 21 जनवरी को, उसमें भी डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा था, तो सेम ही जगह से पूछा था। मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था और क्या था क्वेश्चन, और ये इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसी जगह पे है। मैं एक बार आपको फर्दर लेके चलता हूँ, एक सेकंड।
एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास Cr2O7 के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैं एक सेकेंड कहाँ गया यही है क्या? हाँ, यहाँ पे है। ये देखो आप, यहाँ पे आप जब क्लियरली देखोगे, एक सेकंड में थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, यहाँ से I माइनस जो है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडीन आयोडाइड टू द आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे H2S जो है, H2S में जो है सल्फर है, ये H2 माइनस के फॉर्म में है। तो यहाँ -2 से सल्फर में जस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है? यहाँ पे आप एक मोल के लिए आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से हो रहे हैं, टोटल 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एवरीवन। सो हमारा डायरेक्ट आंसर जो है एनसीईआरटी की लाइन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। आप देखो एक्स यानी कि हमारे पास I माइनस से I2 माइनस में जा रहा है, तो अब भी ये 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, और ये हमारे पास अगर H2 माइनस है और ये S में जा रहा है, तो भी ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 6 और 6 प्लस कितने हो गए? 6 और 6 12 हो गए। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारे डीएनए ब्लॉक का। लेकिन आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं किए थे तो आपका तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो किया तो। इसीलिए ऑर्गेनिक के लिए सभी कोई एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो बहुत बढ़िया। जिसका भी सही हुआ वो तो काफी खुश हो गया होगा। सॉरी, इनऑर्गेनिक था ये, डीएनए ब्लॉक का चैप्टर है हमारे पास, और ऐसे क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, मतलब मस्ट है एकदम, आ ही रहा है। ठीक है, चलो everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के। ये क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट को एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है ना। बेसिकली ये पॉजिटिव टैलेंट टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है कि कौन जो है कंपाउंड जो है टॉलरेंस रिएजेंट दे रहा है। तो देखो आप इस इन सब में से आप अगर आइडेंटिफाई करो तो कौन सा जो है, ऐसा दिखने में तो लग नहीं रहा है कि कोई टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक हेमिएसिटल है, और कौन सा है, अगर जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो हेमिएसिटल कौन सा है, तो आप इजीली करेक्ट आंसर कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो कौन सा है? सी। देखो ध्यान से देखने पर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन हाँ आप थोड़ा मैनेज कर लो, है ना। लेकिन हाँ, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है, सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे OH है, तो ये हेमिएसिटल होता है, जिसकी वजह से ये जो टॉलरेंस रिएजेंट दे रहा होता है। तो ये इजी उनके लिए है जो टॉलरेंस रिएजेंट को अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा देख पा रहा हूँ कि रिएजेंट से कोई हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो आप रिएजेंट्स अगर आप 28 तक में किसी भी पेपर में देने वाले हो, तो रिएजेंट्स का एक अच्छे से एक बार देख लो आप। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक डुमाश मेथड हो गया, क्यूरियस मेथड हो गया, ये सब जो है आजकल पढ़ाया नहीं जाता। आजकल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हो हर पेपर में क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से करके एक बार जाना ऑर्गेनिक के लिए। चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, ये 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि ड्यूमास मेथड से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। कि हम देख पा रहे हैं कि क्यूरियस मेथड, कभी ड्यूमास मेथड परसेंटेजेस पूछ रहा है, कभी क्लोरीन का पूछ रहा है। यहाँ पे आज के शिफ्ट में पूछा गया है नाइट्रोजन का, तो हम जानते हैं ड्यूमास मेथड से, ठीक है ना। तो ये हमें इनऑर्गेनिक का वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ था इनऑर्गेनिक का 0.5 ग्राम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। कंपाउंड का हमारे पास दिया हुआ था वेट 0.5 ग्राम, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन कलेक्टेड एट द 300 केल्विन, ओके। इतना हमारे पास प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, दिस मच प्रेशर। साथ ही साथ एक्वस टेंशन भी था। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट का ध्यान रखना था कि ये जो था उसको 700 सॉरी, ये 15 को घटा देना था, क्योंकि एक्वस टेंशन था, सभी जानते हैं, ठीक है ना। मैं जस्ट कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि ये सभी कोई जानते हैं कि एक्वस टेंशन को घटाना होता है ना। चलो, तो ये 700 हो गया था, ठीक है ना। और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 70 ml। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ N2 निकाल लेते हैं। जब हम कैलकुलेशन करके आते हैं तो ये कुछ आ रहा था हमारे पास, हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो ये आ रहा था 0.00262, दिस मच मोल्स आया था। अब ये मोल्स आ गया है, तो वॉल्यूम हम निकाल सकते, सॉरी, मास निकाल सकते हैं, मास N2 का। और ध्यान रहे कि हम डी मास मेथड में N2 का ही लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन, परसेंटेज क्लोरीन के लिए हम एक एटम का लेते हैं AgCl वाले में, क्यूरियस मेथड में। लेकिन यहाँ पे N2 का ही लेते हैं, मास ऑफ N2 ही हम लेते हैं। तो जस्ट इसको हम 0.0262 में जस्ट 28 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ये 26 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.0734, और इतना हमारे पास क्या आ गया, परसेंट बीट ऑफ N2। तो अब जस्ट कुछ भी नहीं करना, 0.0732 डिवाइडेड बाई 0.5 जो वेट दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेट, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 14.67 आ रहा था, ठीक है। इतना आ रहा था। और अगर आपको जस्ट ये ऐसे आंसर करना था इंटीजर में, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 15% भी कह सकते हो।
लेकिन वो देख लेना था कि आप जैसा ऑप्शन था, मुझे तो इतना ही क्वेश्चन मिला था। तो आप ये अगर आने वाले पेपर में करने वाले हो तो मेथड्स को एक बार आप जरूर देख लेना, क्यूरियस मेथड देख लेना। हो सकता है जलडाल अभी तक नहीं पूछा गया हो तो जलडाल मेथड भी आ जाए, ठीक है? तो आप जलडाल एक बार जरूर करके जाना 28 तक के, अभी आपके कोई भी पेपर में है तो, ठीक है? अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक का, और मुझे लगता है इसको कोई गलती करके नहीं आया होगा, ये सबका सही हो गया। स्टेबिलिटी पूछ रहा था किसका, डाइजोनियम सॉल्ट का, तो ये हमारे पास हम जानते हैं ये जस्ट डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, OCH3 सबसे ज्यादा। हम अदर ऑप्शंस के अनुसार देखें तो OR जो है ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद CN और उसके बाद NO2, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है? इतना तो सबको पता है, ठीक है ना? तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, D, C, फिर उसके बाद B, उसके बाद A। अगर ये ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा था तो जस्ट मार देना था, है ना? चलो बहुत बढ़िया। एवरीवन, एक और हमारे पास 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है, ये जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक बहुत ही लंबा पर्चा दिया गया है, तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, ठीक है? हमारे पास, अच्छा, ये 78 ग्राम लेना है, क्योंकि बेंजीन का एटॉमिक वेट 78 होता है। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन अगर 1 मोल लेना है तो 78 ही होना पड़ेगा। तो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन को कह रहा है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जो है रिएक्शन कराता है तो ए फॉर्म होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर सबको पता है, क्या पता है, HNO3 और H2SO4। ये जो है जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, सबको पता है, जस्ट NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, किसी भी पोजीशन पे आप ऐड करो, क्योंकि अभी फिलहाल बेंजीन है। जब ये अटैच हो जाएगा तो क्या कह रहा है कि ए फॉर्म होने विच फर्दर रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। ये सबको पता है, Fe जो है, Fe के प्रेजेंस में Br2 कहाँ ऐड होता है, Br2, सॉरी, ठीक है? तो ये Br2 है, ये जो है Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो कहाँ ऐड होगा, सबको पता है कहाँ ऐड होगा, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे मेटा ग्रुप पे ऐड हो जाएगा, ये ब्रोमीन। अब कह रहा है कि इस वाले जो कंपाउंड बी है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब इस बी को फर्दर हम शो कर रहा है FeHCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये FeHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा, तो ये NH2 में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट FeHCl के साथ, ठीक है? तो ये जो है NO2 हमारा, ठीक है, मैं क्वेश्चन उत्तर पढ़ लिया हूँ फिर, ठीक है? तो ये जो है ये रहेगा और ये NH2 में बदल जाएगा। ब्रोमीन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन तो आप जानते ही हो, ठीक है? ब्रोमीन यहाँ से कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है कि इसको डाइजोनाइज किया जा रहा है, ठीक है? क्या किया जा रहा है, डाइजोनाइजेशन किया जा रहा है, जो कि सी दे रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका डाइजोनाइजेशन करते हैं, तो डाइजोनाइजेशन में क्या होता है, अरे मेरे थोड़ा टंग गड़बड़ा रहा है, ठीक है? अब समझ रहे हो ना, ये N2Cl हो जाता है, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है? और ये नीचे में Br जो अटैच रहेगा, वो पोजीशन चेंज नहीं करना, मेटा में कोई कहेगा, मेटा से पैरा पे कोई नहीं कर देगा, ठीक है? अब इसका क्या हो रहा है, अब ये हमारे पास एक और रिएक्शन है, ये रिएजेंट किस किस को याद होगा, अब ये क्या होगा, ये जस्ट डाइजोनियम सॉल्ट जो है, इसके साथ कॉपर के साथ सॉल्ट अलग कंपाउंड बना लेगा, और Br इसको अटैच करा देगा। ये सबको पता है, ये NCERT में डायरेक्ट मेंशन भी है। जब आप देखना चाहो तो मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय की कमी है थोड़ा। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन ऐड होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये सी है या डी है, अच्छा नहीं, ये सी था, अच्छा ये सी था, और ये प्रोडक्ट हमारा डी है, ठीक है? ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट डी है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट डी इन जीएम। ओके, ये डी का हमें वेट बताना है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमीन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, ठीक है? 80 हमारा वेट होता है, और हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, और 6 कार्बन है, तो 62 72 72। तो हमारे पास 76 प्लस 160, ये कुछ आ जाएगा 7 6 13, तो 236 आ रहा है आंसर, देख लेना एक बार, ठीक है? यही था क्या आंसर? सो हमारा 236 आंसर एवरीवन इस वाले क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन किसी ने भी एक भी रिएजेंट मिस किया तो प्रोडक्ट मिस कर देंगे, और प्रोडक्ट मिस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि हमारे पास बेंजीन था, वो जो है नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ क्या नाम है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो NO2 अटैच्ड होता है, ये सभी को पता है। अब ये NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है, और Br2Fe जो है इसके साथ जो है ब्रोमीन जो है अटैच्ड होगा मेटा पोजीशन पे, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए मेटा पोजीशन पे, ठीक है? अब ये जो है FeHCl के साथ रिड्यूस हो जाएगा NO2,
जो है NH2 में बदल जाएगा और ये जो है डायजोनाइजेशन करवाने की वजह से ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाए और यही C है। अब इसको हम जस्ट CuBr और HBr के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें जस्ट ब्रोमीन ऐड हो जाता है और वो N2Cl वाले में से कॉपर जो है रिएक्शन एक अलग प्रोडक्ट बनाता है। चलो, तो हमारा प्रोडक्ट इस वाले प्रोडक्ट का वेट पूछा था, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। उसका वेट जो हम निकालते हैं तो यही आंसर था। सो आई होप आपको सबको पता है। हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। जीओसी का पार्ट आप ये कह सकते हो, जीओसी का ही पार्ट है एकदम। देखो, विनाइल हम लोग किस वाले पोजीशन को कहते हैं? डबल बॉन्ड वाले पोजीशन को ही हम लोग विनाइल कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये विनाइल पोजीशन है। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन अलग से अटैच्ड है तो ये वाला पोजीशन एलाइलिक पोजीशन होता था। ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन मिस किया होगा किसी ने, तो कंफ्यूजन में गलत किया होगा, ठीक है। तो ये एलाइलिक हमारे पास हो गया। ये क्या है? एलाइलिक पोजीशन है। और इस वाले ग्रुप यहाँ पे अब कुछ भी अटैच कर दो, जैसे क्लोरीन ही अटैच कर दो तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। तो ये एलाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये देखो कितना इजी सवाल पूछा गया था, क्या बताओ, इस ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप जब हम जानते हैं इस वाले को, तो ये वाला जो पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन, ये पार्टिकुलर जो डबल बॉन्ड से सर्कल में हमारे पास होते हैं, वो एराइल होता है। एराइलिक पोजीशन होता है, ठीक है, एराइल पोजीशन, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है, इस वाले पोजीशन को हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। ये कई बार वीडियोस में क्लासेस में बताया जाता है, लेकिन सबको मिस करते हैं कि लगता है क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, जिसने भी किया होगा बहुत ही खुश होगा, ठीक है। तो ये देखो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? एक का ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी का हमारे पास 4 हो गया और डी का हमारे पास 3 हो गया। कितना इजी सवाल था, मुझे लगता है इसमें हर किसी ने करेक्ट किया होगा। नहीं किया तो बहुत पछता रहा होगा फिर, है ना? तो जिसका भी करेक्ट हुआ एक बार बता देना कि हाँ किसका करेक्ट हुआ है, ठीक है। चलो, थैंक यू। ये एक और हमारे पास 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन CH2, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और अब कह रहा है दूसरा कि CH3, CH2 और Cl। तो ये कह रहा है कि CH बॉन्ड, C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, किसमें दोनों में स्ट्रॉन्ग है? तो ऑफ कोर्स सेकंड बॉन्ड वाला जो है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ठीक है। जो नॉर्मली अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा रिलेशन से भी पता कर लो। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ये सिंपल बात है ना, ये रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ सिंपल हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड का आपका पास बड़ा होता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले का यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेंथ जो है कम जाएगा। इसलिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू CH2CH2Cl, सॉरी CH3CH2Cl के, ठीक है। अब समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा, मेरा टंग गड़बड़ा रहा है, ठीक है। चलो, अब सेकंड स्टेटमेंट की आप देखो तो ये तो मतलब आंख मूंद कर ये कह सकते हो आप, सही कहोगे, ठीक है। The given optically active molecules on hydrolysis give the solution that can rotate the plane polarized light। ये सबको पता है कि सब क्या है, ये सही है। जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH जब आएगा तब भी वो जो है कायरल है और साथ ही साथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है रोटेट कर देगा। अब ये RS बनाएगा, ये आप उसके अनुसार अब कर सकते हैं, है ना। ये तो सॉरी एवरीवन, हमारे पास एक और 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है, जिसमें कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V2O5 है, इसमें जो हम सब जानते हैं कि ये जो वनाडियम होता है वो जीरो जीरो के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वनाडियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा, अरे लिख ही देता हूँ भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 होता है। दूसरे में बात करूँ TiF6 टाइटेनियम, ठीक है, सॉरी ये F6 है और ये 3 माइनस है। तो यहाँ पे टाइटेनियम आप देखोगे, टाइटेनियम जो है 3+ में एग्जिस्ट करता है, +3 में। और टाइटेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो ये 3d1 होगा, अगर 3d+3 कर दे तो 3d1 की वजह से ये क्या हो जाएगा? केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं कोबाल्ट Fe6 पे, तो यहाँ पे Fe6 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और कोबाल्ट जो है +2 के रूप में है, यहाँ पे CO2+ के फॉर्म में है। तो हमारे पास कोबाल्ट का 27 होता है, तो 3d7, ठीक है। जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास
से 7 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करें तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास, अच्छा एक और ऑप्शन बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास FeCN होल 6 3 माइनस है, तो यहाँ Fe+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d5 बचेगा, ये +3 में। तो 3d5 में जो है, सिंस यहाँ पे Cn है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक ही रह जाएगा, Ne इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दो वैकेंट, तो ये D2sp3 बनाता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बच रहा है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सब पूछा था कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 है, तो ये हमारे पास केवल सी ऑप्शन, यानी कि COFe6 4 माइनस में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही है। चलो बहुत बढ़िया, ये इजी क्वेश्चन था, और मुझे लगता है DNA ब्लॉक, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसने भी किया होगा मजे कर रहा होगा एकदम। 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि पूछ रहा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है अगर स्टेबिलिटी की देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास ऑप्शन ए में जो है पूरा टोटल 12 है, 3 3 6 3 9 3 12। फिर ऑप्शन डी आप देखो, ठीक है, ए में सबसे ज्यादा है, फिर हमारे पास डी में है, डी में अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, टोटल है 9, क्योंकि 3 3 6 3 9। फिर ऑप्शन हमारे पास सिस और ट्रांस में हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी हम जब जानते हैं तो सी का, ट्रांस का ज्यादा होता है, ठीक है। अल्फा एच अगर सेम है तो हम क्या देखेंगे, ट्रांस, ट्रांस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, ये सबको पता है, सबको पता है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिख में जाएगा कि स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन जो है, जो इसमें है ट्रांस ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस का आप कंसेप्ट लगा सकते हो, जीओसी में आप पढ़ते हो, और बहुत ही अच्छे से अगर आपने जीओसी कवर किया है तो आप इजीली से जानते हो कि अल्फा एच सेम हो जाए तो हम सिस और ट्रांस में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी डी, हाँ सी ज्यादा हो जाएगा, सी और बी में अगर बात करें तो ए हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो आंसर यही था हमारा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन अगर आपको है, अगर ये ऑप्शन आपको कहीं भी दिख रहा था तो आपको वो टिक करना था, क्या था, ए डी सी बी, ये करेक्ट, बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, अगेन कार्बन आयन का क्वेश्चन पूछा गया है स्टेबिलिटी के बारे में। तो जीओसी से 2 क्वेश्चन तो इसमें ऑलरेडी, जीओसी से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस वाले पेपर में। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पे हमारे पास CH2 माइनस को जो है स्टेबल देना करना था, ठीक है। मैं एक बार ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें कि CH2 माइनस, इसका स्टेबिलिटी करना था। तो एक में हमारे पास, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पैरा पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ था एक में, और दूसरे में जस्ट ये क्या है, CH2 माइनस है, और तीसरा में हमारे पास जुड़ा हुआ है, पैरा पे हमारे पास CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। CHO एक इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, केवल विदड्रॉइंग ग्रुप काम कहने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब जब ध्यान से देखोगे, ओहो इसमें तो भैया क्या है, अब देखो खुद ही देखो, ओ आर का है, ओ आर है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, हाईली अनस्टेबिलिटी, हाईली अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा जो है ये सी अगर है, अगर ये बी है और ये ए है, तो ये सी के बाद ए आएगा, फिर ये बी है तो फिर बी आएगा, ये डी, सबसे लास्ट में हमारे पास डी होगा। तो सी सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास ए आ जाएगा, फिर हमारे पास बी आ जाएगा, फिर हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको आंख मूंद कर टिक करना था, अरे नहीं नहीं, आंख खोल कर टिक करना था, ठीक है, क्योंकि भाई ये गलत भी हो सकते हैं ना, बहुत ही कीमती है ये सब, और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीओसी से इस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और तीनों बहुत ही शानदार थे, और सबसे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि सबने करेक्ट किया होगा, वेरी गुड। और ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इतना इजी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास एक फिनॉल है, उसका रिएक्शन हमारे पास किससे करवाया जा रहा है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा ONA, ठीक है, O माइनस Na पॉजिटिव, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन, गैस एक्स, ठीक है ना, तो ये एक्स है, ठीक है, इसको एक्स समझने की गलती मत करना, कंपाउंड हमारे पास पूछा था, ठीक है ना, तो एक्स हाइड्रोजन था, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन था, जिसमें कह रहा था कि बेंजोइक एसिड जो है वो क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, जिसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaHCO3 के साथ। हम जानते हैं ये रिएक्शन होता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बनाता है, जस्ट एक सॉल्ट बना देता है, जिसमें कि C माइनस Na प्लस हो जाता है, और साथ ही साथ ये CO2 गैस रिलीज करता है। सबको पता है कि ये CO2 गैस रिलीज करता है।
तो इसका वेट जो होता है 44 होता है और ये हाइड्रोजन जो होता है उसका वेट 2 ग्राम। तो 2 और 46 इतना सिंपल मल्टीपल एडिशन तो हमें भी नहीं आता है वो आता है। ठीक है, तो ये 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 इतना तो इजी आ रहा था सबको और सबने करेक्ट किया होगा और जिसका भी करेक्ट हुआ बहुत ही खुश होगा वो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया था ये ऑर्गेनिक का। और आज के पेपर में तो ऑर्गेनिक की भरमार लगी है ना। सो बेस्ट ऑफ लक आने वाले पेपर के लिए। अगर आप देख रहे हो तो ट्राई करना कि आप हाइलाइटेड पोर्शन को जो है जितने भी पेपर आ रहे हैं उसको आप देखो, एनालाइज करो ज्यादातर जो है कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। मैंने अभी तक देखा है हर पेपर में कोई ना कोई मेथड से रिएजेंट से जरूर सवाल पूछा है। रिएजेंट का नाम पूछ ले, रिएजेंट का कहीं रिएक्शन में यूज करा दे, कहीं ना कहीं तरीके से रिएजेंट का नाम पूछ रहा है और कहीं ना कहीं कोई टेस्ट से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। इस वाले पेपर में ही खुद देख लो, क्यूरियस ड्यूमास मेथड से पूछा है, पिछले वाले पेपर में एक क्यूरियस मेथड से पूछा था, अभी जलदाल से नहीं पूछा गया है, तो जलदाल एक मेथड हो सकता है, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था। एवरीवन एक और हमारे पास बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम कह सकते हैं। ये आप जो है मोस्टली डीएनए ब्लॉक में पढ़ते हैं, लेकिन सॉरी माफ कीजिएगा, ये पी ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग। ये क्लोरीन सॉरी कैसे, हाँ फ्लोरीन फैमिली, और हम लोग फ्लोरीन फैमिली में ही पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो IF3 है हमारे पास, इसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो हमें 7 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास लोन पेयर ज्यादातर कनेक्ट यहाँ पे होंगे, सॉरी ये कोई एक ही इलेक्ट्रॉन लो और इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, और ये जो है हमारे पास टी शेप बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है और यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्सन, ये इस वाले एज वाले, ठीक है, सबको पता है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या बनता है, ये बनता है sp3d। इसी प्रकार हम अब जब देखोगे IF5 का स्ट्रक्चर बना हूं, तो ये आई हो गया 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास लोन पेयर होगा, बाकी 5 हमारे पास फ्लोरीन अटैच्ड होंगे। तो ये कुछ सीसॉ ज्योमेट्री बनता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है sp3d2। ठीक है, कहीं अगर आपको दिख रहा है तो sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी सीसॉ ज्योमेट्री नहीं, सीसॉ में तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर हो, तो सॉरी माफ कीजिएगा, sp3d में एक ही लोन पेयर हो, तो यहाँ पे 2 है लोन पेयर, सॉरी। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर प्लानर है, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसमें कि IF7 है, तो IF7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता है sp3d3 हो जाएगा, sp3d3, क्योंकि ये जो दोनों है दोनों पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो 5 इस वाले इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 वर्टिकल ये जो भी पोजीशन है। ठीक है, तो ये वाले पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम आज बात करते हैं ClO4 माइनस का। तो यहाँ पे सबको पता है Cl जो है डबल बॉन्ड बनाता है हर किसी के साथ, और ये जो नेगेटिव है क्लोरीन के पास चला जाता है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये sp3 बनाता है टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन में। हमारे पास ये sp3d टेट्राहेड्रल है, सॉरी sp3 टेट्राहेड्रल, ये वाला बात है भाई, सॉरी डी का 3 है हमारे पास, डी का 3 है हमारे पास किसी ऑप्शन में, डी का 3 है, डी का 3 दो ऑप्शन है। ठीक है, सी का हमारे पास, सी का कितना है, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। डी का सी सी का हमारे पास कितना होना चाहिए, 1, सी का 1। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। सो ये अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रक्चर से। अगर आपको स्ट्रक्चर याद थे, आपने बनाया था एक बार, तो आपने जरूर बना दिया होगा। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सबको पता है ना। चलो बहुत बढ़िया। जेईई मेंस 2026 में 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और बोरन इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। ओ भैया, मेटालिक कैरेक्टर से हर बार प्रॉपर्टी में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल से भी हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को जरूर मिला है, और मेटालिक कैरेक्टर से तो लगभग हर पेपर में मुझे देखने को मिला है। 2 पेपर में तो मैं पिछले पिछले 2 वीडियो में आप जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि हमने ये डिस्कस किया भी है। तो ये पोटेशियम जो है 4th पीरियड का एलिमेंट है, और ये जो है ज्यादा मेटेलिक होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का ये जो है क्लास 10th में ही पढ़ा रहे होते हैं, 9th में भी सबको पता होता है। ठीक है, और ये Mg जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का। ठीक है, और ये ग्रुप 1 का है, तो सबसे ज्यादा ये पोटेशियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम होता है, जो कि थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है, जिसकी वजह से कम मेटेलिक होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। और उसके बाद बोरोन, बोरोन तो एक नॉन मेटल है भैया,
अब इसके लिए तो कोई बहस नहीं करना चाहिए, ये सही था, ये स्टेटमेंट सही है कि ये मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर सही है। अब बात कर रहा है एटॉमिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, ये गलत बात है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का बात करते हो तो एनायन का सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर एक एटम का होता है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटायंस का रेडियाई होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया नहीं, एटम का ही हम सबसे बड़ा कर देंगे, तो ये तो गलत है, ये दादागिरी हो गई इसकी, है ना, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, सही है, स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो क्या ही कहूँ, ठीक है, बहुत अच्छा। वन, ये तो मुझे क्वेश्चन देख के ही हंसी आ रही है कि इस क्वेश्चन का कोई गलती कैसे कर सकता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन। अगर आपको वर्डन का केवल फॉर्मूला याद था थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपने 4 मार्क्स ले लिए होंगे, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन एवरीवन। फ्री एक्सपेंशन सबको पता है, वर्डन में वहाँ पे 0 होता है, ठीक है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करें, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो हमारे पास यहाँ पे ये होता है वी फाइनल बाय वी इनिशियल, ठीक है। कंप्रेशन में भी इनिशियल ज्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक्सपेंशन की पूछा है, तो वी फाइनल बाय वी इनिशियल, काम खत्म। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल की, तो फॉर्मूला देख लो, एक्सपेंशन में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये सही है, ठीक है। तो बस यही था आंसर। एक का हमारे पास, एक का 2 था, और बी का हमारे पास 1 था, सी का हमारे पास 3rd था, और डी का हमारे पास 4 था। तो बस यही ऑप्शन था। देखो इतना इजी क्वेश्चन विवॉन, इसका तो मुझे लगता है किसी ने भी करेक्ट मतलब गलत नहीं किया होगा, सबने इसको करेक्ट किया होगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जस्ट केवल फॉर्मूला आपको याद रखना था। अगर आपको फॉर्मूला याद था तो ये आप इजीली कर रहे थे, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए 24th के मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर था रहा, और हमने सारे पेपर का लगभग पेपर का सारे क्वेश्चन लगभग कर चुका हूँ, ठीक है। कोई अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो लिख कर भेज दीजिए हमें, हम कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, ठीक है। वहां से हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। अपकमिंग वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और दो जिनका पेपर हो चुका है बहुत बढ़िया, अब जो है अगले अगले पेपर के लिए तैयारी करो अप्रैल के लिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू नो, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो बाय।